not a game, it's a rich thing. सारिम और सहरिश इस वक्त शदीद कुफत में मुबतला थे। रेस्ट हाउस की बिजली मुनक़ता हुए 3 घंटे बीत चुके थे और अब तक जनरेटर भी अपनी सख्त खो बैठा था। उफ, मैंने ही गलती की थी जो तुम्हें हिल स्टेशन चूज़ करने का कह दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी 3rd क्लास जगह ले आओगे मुझे। ये रेस्ट हाउस कोई दड़बा ही मालूम होता है। सहरिश कुफत से बोली, इसे महज 6-7 अफराद के लिए बना ये रेस्ट हाउस कतई नहीं पाया था। तो अपने पापा से बोलो कि तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजकर वापस बुलवा लें तुम्हें। सारम एकदम भड़क गया। इसके बाद तल्ख कलामी का एक और राउंड हुआ। नतीजतन सारम पाँव पटकता हुआ कमरे से बाहर निकलकर नीचे डाइनिंग हॉल में मुंसलिक लॉबी में चला गया। शेजा और मोइज़ भी वहीं मौजूद थे। मुझे लगता है सहरिश ठीक ही कहती है, कोई तो सीन है इन दोनों में। इसने मानी है नज़रों से इनकी जानिब देखते हुए सोचा। फिर मोइज़ की दानियाल के साथ गुफ्तगू की जानिब मुतवज्जह हो गया। दानियाल इस वक्त रेस्ट हाउस में मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के फ़राइज़ बैक वक्त संभालता था। आई एम सो सॉरी, आपकी जहमत के लिए माफ़ खा हूँ, लेकिन फ्यूल आज ही खत्म हुआ है। कैंडल्स का स्टॉक भी मैंने सुबह मंगवाना था, इसने मोइज़ के सवाल के जवाब में कहा। इसी स्नाम में सहरिश भी तनफन करती हुई वहां चली आई। लेकिन ऐसे हिल स्टेशन पर रेस्ट हाउस में कुछ अरेंजमेंट तो रखना चाहिए था ना आपको। शेजा ने दानियाल से कहा, यस मैम यू आर राइट। वो पुरमज़दगी से मुस्कुराया। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस इलाके की किस्मत कुछ माह पहले ही खुली है, वरना यहाँ तो साल भर में इक्का दुक्का लोग ही आते थे। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को मुकम्मल सहूलत देते, बस आज कोताही हो गई। एक्चुअली बाहर के काम करने वाला इस्माइल आज छुट्टी पर था। आई एम रियली सॉरी। इसके बाद इसने एक बार फिर माज़रत ख़ाना लहजा इख्तियार कर लिया। मोइज़ को बेख्तियार अपना एक टॉक शो याद आ गया जिसमें इसने हुकूमत की जानिब से सेहत को फ़रोख्त कर देने वाली सरगर्मियों को वक्त का ज़िया करार दिया था। इट्स ओके। इसने गहरी सांस भरते हुए दानियाल को मुखातिब किया। अगर आप चाहें तो मैं बाहर लान में कुर्सियाँ लगवा देता हूँ, लाइट आने तक आप वहाँ बैठ सकते हैं। दानियाल ने शाइस्तगी से कहा, लगवा दीजिए, कमरे में तो शदीद घुटन महसूस हो रही है। सहरिश ने नाक चढ़ाई और अपना मोबाइल निकालकर व्लॉग बनाने का आगाज़ कर दिया। दानियाल ने किचन में हेल्पर का काम करने वाले गुलजार को लान में कुर्सियाँ लगाने के लिए कहा और खुद किसी दूसरे काम में मसरूफ़ हो गया। 22 साल गुलजार ने फ़ौरन हुक्म की तामील कर दी। वो दरमियाने कद्दो कामत, साफ रंगत, मजबूत हाथ पाँव और कदरे दोस्ताना तबीयत का मालिक था। सर जी अगर माइंड ना करें तो मैं भी यहीं बैठ जाऊँ। वो दरअसल अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही है। इसने मोइज़ और सारिम को मुखातिब किया। हालांकि तुम्हें तो इन चीज़ों का आदी होना चाहिए। ये अंधेरा और माहौल कौन सी नई बात है तुम जैसों के लिए। सहरिश ने हस्बे आदत फ़ौरन नहवस से जवाब दिया। सारम मोइज़ की नागवारी महसूस करते ही जुज़बुज़ होने लगा। इसने कुछ कहने के लिए होंठ वाक़ई ही थे कि शेजा मुतानस से कहने लगी, तारीकी कहीं भी हो घुटने पैदा करती है, फिर चाहे मौसम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इस घुटन का आत्मा नहीं किया जा सकता। शेजा की इस बात पर मोइज़ ने तौसीफ़ी नज़रों से देखा और बात बराए बात की गर्ज से गुलजार को मुखातिब करते हुए बोला, कितना पढ़े लिखे हो तुम भाई। चिट्टा अनपढ़ हूँ सर जी, ये तो आप जैसे साहब लोगों के साथ सर्विस करके थोड़ा बहुत गुफ्तगू का तरीका सीख लिया है। वो सादगी से बोला, कभी पढ़ाई का ख्याल भी नहीं आया। शेजा ने पूछा, जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ हो तो ऐसी अयाशी किसी से हुई है मैडम जी। वो सुर्दगी से बोला, अब अहमदाबाद की किस्मत खुलने की उम्मीद बंदी है तो हो सकता है मुस्तकबिल में यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई से महरूम नहीं रहेंगे। अच्छा भी गुलजार, ये तो बताओ अहमदाबाद में कौन कौन सी जगह मज़ेदार है। अभी तक तो सब कुछ बस वैसा ही नॉर्मल है जैसे बाकी हिल स्टेशन में भी होता है। सारम ने कदरे अदब से सवाल किया। इसे हकीकतन अहमदाबाद में कोई खासी दिलकशी महसूस नहीं हुई थी। जनूब की तरफ जो पहाड़ हैं इन्हें ज़रूर देखिएगा सर। इन पहाड़ों के पार दूसरा सुबह शुरू हो जाता है, माहौल एकदम ही बदल जाता है। गुलजार के बताने पर सारम के अलावा सहरिश भी दिलचस्पी लिए बगैर न रह सकी। इसके अलावा भूत बंगला के बारे में तो सुना ही होगा आपने। इसने रवानी में कहा, फिर ठटक कर खामोश हो गया। भूत बंगला, वाह इंटरेस्टिंग, वो क्या है। सहरिश हमतन गोश हुई। वो मैडम जी एक पुराना कॉटेज है, बड़ा ही पुराना है जी। इस कॉटेज से बड़ी अजीब कहानियां जुड़ी हुई हैं। सख्त गर्मी में भी इसके बाहर एक धुंध सी रहती है। रात को पादेबियों की छन छन गूंजने लगती है। दिन में अक्सर कोई सिसकियाँ लेता सुनाई देता है। अजब सी नहवत बरसती है वहाँ सर जी, बस क्या बताऊँ आपको। इसके चेहरे पर खौफ और वहशत दिखाई देने लगी। सारिम और सहरिश, मुगीज़ और शीज़ा की नज़रों का बाहम तबादला हुआ। इसके बाद रद्दमल बिल्कुल मुतज़ाद था। सहरिश अपने पेट पर हाथ रख के हंस हंस कर दोहरी होने लगी। सारम के होंठों से भी हंसी किसी फवारे के मानंद फूट पड़ी। शिजा कदरे उलझी हुई थी जबकि मोगीज़ बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। कहाँ है भाई ये तुम्हारा भूत बंगला, मोगीज़ ने दरियाफ्त किया। पहाड़ों के पास दरख्तों के पीछे। बड़ी अजीब अजीब कहानियां जुड़ी हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि वहाँ किसी हिंदू माली ने अपनी औरत को अंग्रेज़ अफसर के बिस्तर में देख लिया तो इन दोनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। कोई कुछ कहता है, कोई नई नई कहानी सुनाता है। गुलजार की वजाहत पर सहरिश हंसते हुए दोहरी हो गई। हिल स्टेशन, सुनसान इलाका, भूत बंगला, लाइट टैन के लिए कोई मल्टी डायमेंशनल मुलाजिम, आत्मा, इंतकाम। इसकी आंखों के गोशों से हंसी की वजह से पानी बहने लगा। ये तो किसी हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा है। सारम ने भी हंसी के दरमियान बमुश्किल बात की। मुगीज़ का चेहरा सपाट और पेशानी पर गहरे बाल थे।
इस नाम में बिजली की रोब हाल होगी। लो जी एक और फिल्मी सिचुएशन सहरिश महसूस हुई। अच्छा भाई मुझे तो नींद आ रही है, गुड नाइट, सारन ने बेपरवाही से कहा और उठ खड़ा हुआ। बाकी फिल्म कल सही, ओके बाय। सहरिश ने गुलजार को मुखातिब किया जो हन्नकों की तरह इनका रद्देमल देख रहा था। मोहित और शीजा भी उलझे हुए अंदाज में उठ खड़े हुए। गुलजार ने इनके रवाना होते ही कुर्सियां समेटी और खामोशी से अपना काम निपटाने लगा। वो रात रेस्ट हाउस के इन चारों मेहमानों के लिए बेख्वाब थी। सहरिश और सारम पहले तो कुछ देर आदतन अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के कूचों की सियाहत करते रहे। इसके बाद दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई। कुछ लम्हे बाद सहरिश ने बड़ी शीरीनी से शोहर को मुखातिब करते हुए कहा, सैमी सारम की सियात चौकन्ना होगी। सहरिश इस अंदाज में से उस वक्त मुखातिब करती थी जब इसे कोई बज़ाहिर नामुमकिन बात मनवानी हो। हाँ बोलो, इसने जमाई लेते हुए दरियाफ्त किया। तुम्हारे जहन में भी वही चल रहा है ना जो मेरे में चल रहा है? इसने दुलार से पूछा। हाँ मेरे दिमाग में वही कीड़ा तंग कर रहा है। सुबह होते ही निकल चलेंगे इस भूत बंगले में, वहाँ पर रहने वाले हर भूत की ऐसी की तैसी कर देंगे। सारम अब गनूदगी में मुबतला होने लगा था। सुबह पहले गुलजार से मिलकर वीलाग का एक शॉट लेंगे, इसके बाद वहाँ चलेंगे। मैं अपना मोबाइल और आईपैड भी चार्जिंग पर लगा देती हूँ और अलार्म भी सेट कर देती हूँ, वो उजरत में बोली। सारम अब नींद के वादी में कदम रख चुका था। सहरिश ने फौरन अपने काम निपटाए और आंखों में डेरू डेर फॉलोअर्स के हाथ समोए नींद से हम आगोश हो गई। मुगीज अपने कमरे की खिड़की में खड़ा दूसरा सिगरेट फूंक रहा था। इसकी पेशानी के बाल मजीद गहरे हो गए और आंखों में शदीद उलझन थी। दिमाग के कवाड़ों पर गुलजार की बातों से मुतवातर एक दस्तक जारी थी। एक कदरे पसमानदा इलाका, नीम खानदा और ना खानदा लोग, सहूलियात की कमी, बैन सूबाई सरहद, भूत बंगला, गैर मावराई वाकयात। गड़बड़ है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ा है। इसकी छठी मुसलसल किसी खतरे की निशानदेही कर रही थी। जो भी है ये भूत बंगला मेरे चैनल के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। कल सुबह जाता हूँ, देखूंगा वहाँ कौन से भूत छुपे बैठे हैं। मुगीज ने मोबाइल पर अलार्म सेट करते हुए जरूरी सामान निकाल कर एक जानिब रखा और नींद के आगोश में पनाह ले ली। शीजा अपने कमरे के बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। इसका जहन भी मुतफरिक ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था। मुगीज सारम और सहरिश की तरह से भी गुलजार की सुनाई गई कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। वो जदीद दौर की पर्दादार थी, इसके लिए भूत प्रेत की कहानी पर यकीन रखना, ऐसा कोई किस्सा सुनकर हम खौफ महसूस करना एक बच्चेगाना फेल था। शिजा को ज़माना तालिब इल्म से ही असारियात के मजमून में दिलचस्पी थी। कॉलेज में भी वो तलबा को इस इल्म से किसी न किसी तौर पर मुस्तफ़ीद किए रखती थी। वो इसका मकाम, पस मंज़र और इससे वाबस्ता असलियत की खोज लगाने के लिए बेचैनी महसूस करने लगी। इसने अगली सुबह भूत बंगला रवानगी और भूतों से मुसाफा वगैरह करने का इरादा कर लिया। इसके बाद इसने नींद के सामने मज़ाहमत बिल्कुल तर्क कर दी। गुलजार मुतवाज़न कदमों से अपने घर की जानिब गामजन था। इसके जहन में कई सवालात और हदशात सर उठा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वो अब एक दरख्त के पास रुक गया। इसी लम्हे वो कदरे मुस्तरिब दिखाई दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि इस्माइल अपनी जानिब आता दिखाई दिया। गुलजार का इस्तराब और खौफ बेचैनी में डल गया। इस्माइल रेस्ट हाउस में सफाई सुथराई के काम पर मामूर था। करीबी शहर से लाया जाने वाला सामान और दीगर बैरूनी उमूर भी इसी के जिम्मे थे। गुलजार ने इसे हमेशा बेजरत और बेनियाज शख्स समझा था, लेकिन कुछ अर्सा कबल इसने गुलजार के सर पर क़यामत ही डाली थी। ये सोच दिमाग में वारिद होते ही गुलजार के रूह कलब में वहशत सी बरपा होने लगी। 22 साल गुलजार अपने घरेलू मसाइल और वालिदैन पर बड़ी 3 बहनों की शादी के बोझ की वजह से ताहाल कमा रहा था। मोबाइल फ़ोन की सहर अंगेज़ दुनिया की सियाहत ने इसे अपने जाल में इस कदर उलझाया कि वो एक घिनौने अहलाकी ऐब में मुबतला हो गया। इस ऐब का आश्कार होना इसके लिए नहीं बल्कि वालिदैन और 2 शादीशुदा बहनों की जिंदगियों में बोंचाल बर्पा कर सकता था। गुलजार की बदकिस्मती की इंतहा ये रही कि इस्माइल ने इसे रेस्ट हाउस के किसी वाशरूम में जाने का भी गैर अहलाकी हरकत इंजाम करते देख लिया और इसे अपने मोबाइल फ़ोन की अक्सबंदी की सूरत में महफूज भी कर लिया। गुलजार अब हर सूरत इसके हुक्म की हर तकमील करने पर मजबूर था। कैसे हो मेरे चूजे? इस्माइल की तंज़िया आवाज़ ने इसे अपने ख्यालात से चौंका दिया। मैं ठीक हूँ। वो इसे अपने सामने देखकर हमेशा यूं ही गड़बड़ा जाया करता। अरे अरे घबरा क्यों जाते हो मुझे देखकर? इस्माइल महसूस हुआ। है ये बताओ मेरा काम कर दिया कि नहीं? जी कर दिया, वो थूक निकलते हुए बोला। गुड, वेरी गुड। इस्माइल ने अपनी जेब से चंद नोट निकाले और शाहाना अंदाज में इसको यानी बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारा आज का इनाम। अब कल शाम के लिए तुमने एक और नहीं बल्कि 2 काम करने हैं, इसने कुछ सोचते हुए कहा। गुलजार ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। पहला तो ये इस सहाफ़ी को भी इस तरह की बातों में भूत बंगले के बारे में बता देना, और दूसरा ये कि इस कपल के बारे में कोई बात हो तो ये कहना कि तुमने इन्हें जुनूब में पहाड़ों की दूसरी जानिब जाते देखा था। समझ गए? जी समझ गया, इसने उलझ कर जवाब दिया। वो इस्माइल को ये ना बता सका कि इसे बात मुकम्मल समझ में नहीं आई, इसलिए वो तो ये मामला इन चारों के गोश गुजार कर चुका था। अपनी ऐसी किसी भी गलती का इस्माइल के सामने इतराफ इसकी नाराजगी और फिर वीडियो लीक हो जाने की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए गुलजार ने खामोश रहने पर ही इत्तफाक किया। क्या सोच रहे हो? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? इस्माइल ने साथी से कहा। नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस सब की क्या जरूरत पेश आ गई आपको। इसने फौरन बात बनाई। इस्माइल के चेहरे के उजलात तन गए। इसने मोबाइल फोन निकाल कर एक वीडियो चला दी। तुम्हें इस सब की जरूरत क्यों पेश आ गई? वो दृष्टि से बोला।
गुलजार के बदन का हर एक मसाम पसीना उगलने लगा। इसे डिलीट कर दो इस्माइल भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, इसे प्लीज डिलीट कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। वो गया। इस्माइल ने फातिहाना अंदाज में मोबाइल फोन जेब में डाला और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अभी जितना कहा गया है इतना ही करो, वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। इस्माइल ने बेनियाजी से कहा। उसे गुलजार की ये बेबसी हकीकतन बहुत लुत्फ दे रही थी। इसने अपने काम के लिए गुलजार का इंतखाब सोच समझ कर किया था। इसे इल्म था कि गुलजार के मुकाबले में इसका शख्सी तासुर नहायत करख्त और दुरुस्त होता है। गुलजार की मासूमियत और सादा और पुरखलूस अंदाज पर किसी को शायबा तक नहीं हो सकता था, इसलिए यही बेहतर राह थी। जो कहा गया है और जितना कहा गया है वैसे ही करना, समझे, वरना गुलजार शिकस्ता कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ गया। अगली सुबह बेहद रोशन और निखरी हुई थी। इस्माइल ने आज भी रेस्ट हाउस से छुट्टी की थी। दानियाल के सवालात या किसी मुमकिन मुदाखले से बचाव के लिए इस्माइल ने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया था। कॉटेज के ज़ेरे ज़मीन इस कमरे में अपने काम तेजी से निपटाते हुए इसके दिलो दिमाग में शदीद इज़्तिराब बरपा था। सोचे हमा जहत दौड़ती हुई इसे हलकान कर रही थी। इसने यहाँ आने के बाद बहुत मेहनत की थी। अब हुकूमती पॉलिसी में एकदम तब्दीली ने इस इलाके को मरकज़ निगाह बना दिया था। डर और वहशत का खेल इसने बहुत बारीक बीनी और इंसानी नफ्सियात के असूलों के ऐन मुताबिक जमाया। लेकिन इन रियलिटी शोज का क्या कीजिए, जहां ऐसे अवाम को शोबदाबाजियां दिखा कर एक नया शऊर अता कर दिया गया था। अब सूरत हाल ये थी कि अवाम ऐसे किसी मकामात से खौफ होने के बजाय इसे तस्हीर करने के हब में मुबतला हो जाती। जावेद की आमद और अपना सेटअप यहाँ से खत्म कर देने के इसरार पर इसकी अना को कारी ज़रब लगी थी। इसी बलबलाहट में इसने गुलजार को इस्तेमाल करते हुए इलाके के इन नौवारिद अफराद को यहाँ की राह दिखाने का मनसूबा बना दिया। अब वो अपने इस मनसूबे पर मरहलावार अमल करने के लिए तैयार था। अपने इन ख्यालात में गलतान इस्माइल को कॉटेज में किसी की आमद ने चौंका दिया। वो फौरन ही अपने सामने रखी मुख्तलिफ स्क्रीन की जानिब मुतवज्जह हो गया। इनमें से एक स्क्रीन कॉटेज के मरकजी दरवाजे का मंजर दिखा रही थी, जहाँ सारिम और सहरिश अपना वीलाग बनाते हुए अंदर आ रहे थे। इस्माइल एकदम मुस्तैद हो गया। व्यूअर्स, हम अब इस कॉटेज में दाखिल हो चुके हैं। हमें बाहर किसी भी किस्म की धुंध महसूस हुई ना दिखाई दी। अब देखते हैं कि अंदर क्या कुछ सामने आता है। सारिम का चेहरा इस वक्त काफी सीरियस दिखाई दे रहा है, जबकि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। वो इत्मीनान से बोलते हुए सारिम के साथ चली आई। अंदर आते ही मिट्टी और घुटन की महसूस बास ने इनका इस्तकबाल किया। यह जगह तो लगता है कई सालों से बंद पड़ी है। सारिम ने मुख्तलिफ अतराफ का जायजा लेते हुए कहा। जी तो व्यूवर्स, अब हम अंदर आ चुके हैं। बाहर का मौसम बेहद खूबसूरत है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और किसी लम्हा बारिश हो सकती है। हिल स्टेशन की बारिश, वाह, बहुत मजा आने वाला है भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, सहरिश बिला तो कान बोली। इसी लम्हे इनके अक्कम में नीमवा दरवाजा पहले यकदम खुला, इसके बाद भरपूर आवाज के साथ बंद हो गया। हवा की वजह से हुआ होगा, सारिम ने बेपरवाही से कहा। इसी पल दरवाजा दोबारा खुलकर फिर बंद हो गया। ये अमल 3 से 4 मरतबा हुआ तो सारिम और सहरिश के चेहरों पर उलझन दिखाई देने लगी। वो अपना वीलाग बनाना भूल चुके थे। दरवाजा बंद होने पर सारिम अब नीम तारीकी में गुम हो चुका था। मोबाइल टॉर्च ऑन कर लो, सहरिश ने सारिम को कहा। सारिम ने अपना मोबाइल हाथ में थामा ही था कि कमरे के वस्त में झूलने वाले फानूस के बल्ब एक जमाके से खुद बहुत ही जल उठे। सारिम और सहरिश ने चौंक कर ऊपर देखा। इसी लम्हा फानूस इन बरकी कमकमों से कड़कड़ाहट की एक महसूस आवाज बुलंद हुई और रोशनी शदीद मध्यम होकर एक बार फिर से तेज हो गई। ये सब क्या हो रहा है सारिम? सहरिश के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी। बरकी कमकमों में एक तवातर से कड़कड़ाहट की आवाजों के साथ रोशनी मध्यम और शदीद तेज हो रही थी। मैं इसका स्विच तलाश करता हूँ, यहीं कहीं होगा, सारिम ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा और कमरे की दीवारों का जायजा लेने लगा। चंद लम्हों बाद इसे एक दीवार पर नस्ब कदीम साथ का पैनल दिखाई दे दिया। सारिम ने इसकी जानिब कदम बढ़ाई थे कि खिड़की पर आवेजा साल होरदा मोटा पर्दा जोरों शोर से लहराने लगा। सारिम और सहरिश बिदक गए। एयर टाइट शीशे की खिड़की में आवेजा इस पर्दे का ऐसे लहराना इनके लिए मावराए अकल था। ये सब क्या हो रहा है सारिम? सहरिश ने इसका बाजू दबोच लिया। समय से बाहर है, लगता है यहाँ वाकई कुछ है। वो बड़बड़ाया। सहरिश की रंगत मुतगय्यर हो गई। वो मोबाइल और वीलाग यकसर भूल गई। चलो यहाँ से सारिम वापस चलते हैं, बस बहुत हो गया एडवेंचर हमारा, इसने मचल कर कहा। इसी लम्हे पर्दे के कब से अजीबल नोयत हशरात बरामद होने लगे। इनकी रफ्तार और तादाद देखकर सहरिश बेख्तियार चीखें मारने लगी। इसने बिला सोचे समझे बगली दरवाजे की समत दौड़ लगा दी। सारिम भी इसके पीछे लपका। अगले ही लम्हे वो दोनों एक मौसर चौकोर कमरे में मौजूद थे। ये कमरा भी मिट्टी और जालों से अटा पड़ा था। कमरे की इकलौती खिड़की पर एक चूबी तख्ता नस्ब था, जिसने घुटन में मजीद इजाफा कर दिया था। सारिम और सहरिश ने अभी अपना सांस मुतवाजन ही ना कर पाए थे कि कमरे का दरवाजा खुलकर जोरदार आवाज में बुलंद हो गया और फिर अजूदी मुकफ्फिल हो गए। इन दोनों का हकीकतन सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो रहा था। ज़ेरे ज़मीन कमरे में इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता इस्माइल सारिम और सहरिश की हालत देखकर महजूज हो रहा था। कॉटेज में दाखिल होते वक्त इनका एतमाद बेनियाजी धीरे धीरे बदलती सूरत हाल पर इनके तासुरात से वो बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। इस खेल में इसे बहुत मजा आने लगा था। ये सब क्या हो रहा है सारिम? इसे सहरिश की मुतवहिश आवाज सुनाई दी।
रेस्ट हाउस में फोन कर लो किसी को, नंबर है तुम्हारे पास रिसेप्शनिस्ट का। सारम ने इस बात में सर हिलाया। इस्माइल ने हाथ बढ़ाकर एक और स्विच दबा दिया। शिट, डैम इट। सारम की झंझलाई हुई आवाज इसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट पैदा कर गई। मोबाइल सिग्नल्स ही नहीं आ रहे क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब हम यहाँ आए थे एक बार भी कहीं सिग्नल्स ड्रॉप नहीं हुए थे। सहरिश रूहान सी होगी, लेकिन इस जगह पर यह काम भी हो गया है। सारम ने अपने बालों में उंगलियां फंसाकर इस तरह से कहा, अब क्या होगा सारम? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? क्या ये जगह वाकई हॉन्टेड है? क्या गुलजार की बातें ठीक थी? सहरिश की सारी इज़्तरारी और शोही हवा हो चुकी थी। सारम एकदम तैश में आ गया। हॉन्टेड वांटेड कुछ नहीं होता, ये सब कुछ और ही गेम है। अपना रोना धोना बंद करोगी तो ही कुछ सोच सकेंगे। सारम की बात पर इस्माइल के होंठ तौसीफी अंदाज में सिकुड़ गए। ओहो, वेरी स्मार्ट। इसने तमस्सर उड़ाया। इसी लम्हे इसके नज़र काटेज के बैरूनी मनाजर दिखाने वाली स्क्रीन पर पड़ी। वो बेख्तियार अपनी नशिश से उछल पड़ा। इसे शेजा काटेज की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। डैम इट, इस वक्त ये यहाँ कैसे आ सकती है? इसका मतलब है गुलजार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गया है। इसने दांत पिसे और चंद लम्हे खुद को पुरसकून करने के बाद खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, खैर निमट लूंगा मैं। आ जाए ये चमक शलब भी। इसके चेहरे पर एक भरपूर हबासत धर आई। शीजा इस सुबह अलार्म बंद करने के बाद काफ़ी देर बिस्तर में लेटी रही। इसकी तबीयत में अजीब कुशलमंदी तारी थी। वो गहरी सांस लेते हुए उठी, कपड़े तब्दील करके वो कमरे से बाहर निकली तो नजरें बेख्तियार मुईज के दरवाजे पर ठटक गई। कदम भी बिला इरादा ही रुक गए। कुछ लम्हे हाली जहनी के आलम में वहाँ खड़े रहने के बाद जब इसकी तबीयत नाश्ते पर माइल ना हुई तो वो भूत बंगला की जानिब रवाना हो गई। जहन में मुतफरिक ख्यालात लिए वो काटी तक पहुंची। दरवाज़ा नीम हुआ देखकर इसने बेधड़क कदम अंदर रखे तो नीम तारीखी और घुटन ने इसका इस्तकबाल किया। काटेज की कदीम तर्ज तामीर और पुराने फर्नीचर की मखसूस साथ ने फौरन इसे अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया। वो मोबाइल फोन से इन अशिया की तस्वीर बनाने लगी। अपने लिए ऐसा फानूस और बुक शेल्फ जरूर बनवाऊंगी, इसने खुद कलामी की। इसी लम्हे इसे गर्द आलूद फर्श पर मुतफरिक कदमों के निशानात महसूस हुए। वो हैरत से निशानात का जायजा लेने लगी। क्या कोई और भी आया है यहाँ? वो मुस्तरिब हुई। इसी लम्हे इसके कम में दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हो गया। वो बिदक कर पलटी ही चलेगी कि फानूस के कुमकुमे कड़कड़ाहट से जलने बुझने लगे थे। इसके साथ ही खिड़की का पर्दा भरपूर शिद्दत से फड़फड़ाने लगा। शिजा हालात के इस यकदम तगैर से बौखला गई। इसी बौखलाहट में सहरिश की मुतवाहिश आवाज ने मजीद इजाफा कर दिया, कोई है यहाँ? प्लीज प्लीज हेल्प। तुम सहरिश यहाँ अंदर हो क्या? शिजा ने हिम्मत मुजतमा की। हाँ, मैं और सारिम यहाँ अंदर फंस गए हैं, प्लीज हेल्प। वो रोने लगी। शिजा ने दरवाजे का कुफल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि इसे जमीन में ससराहट की यार मानूस आवाज सुनाई दी। शिजा की नजर नीचे पड़ी। अगले ही लम्हे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसके सामने लातादार हशरात रेंग रहे थे। शिजा एकदम हौस बहता हो गई और चीखें मारती हुई इस लम्हे को कोसने लगी जब कदामत परस्ती की तरगीब इसे यहाँ खींच लाई थी। इसने हड़बड़ाहट में दरवाजे का कुफल खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो गोया जाम हो चुका था। हशरात अब इसके करीब तर आ चुके थे। वो हौस बाहतगी में दूसरे दरवाजे की जानिब लपकी और दीवानावार कुफल की तरफ हाथ बढ़ाया और किस्मती से वो दरवाजा गैर मुकफिल था। शिजा जिस लगाकर अंदर बढ़ी तो इसके अकब में दरवाजा खुद बहुत ही मुकफिल होगा। वो करंट खाकर पलटी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो भी सहरिश और सारम की तरह एक चूहेदान में फंस कर रह गई थी। कोई है? हेल्प, प्लीज हेल्प। कुछ लम्हों के बाद इस कॉटेज में सहरिश के साथ इसकी पुकार भी गूंजने लगी। इस पुकार का जवाब बहरहाल नदारत था। ज़ेरे ज़मीन कमरे में स्क्रीन के सामने बैठे इस्माइल के चेहरे पर इत्मीनान और सुरूर किसी आबशार के मानद बह रहा था। शिजा की हालत, रद्द-ए-अमल और फरार देखकर वो कितने ही लम्हे हंसता रहा। इसकी हंसी, इत्मीनान और सुरूर में सहरिश और शिजा की चीहो पुकार तमाम तर मजाक किरकिराने लगी थी। फॉर गॉड सेक, सहरिश खामोश हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। सारिम ने इसका बाजू झंझोड़ते हुए कहा। तो तुम क्यों नहीं करते कुछ? मर्द बनो ना, इसी तरह गुमसुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो हस्बे आदत दो बदू चिल्लाई। क्या करूं मैं? यहाँ कोई फिल्म शूट हो रही है कि मैं किसी हीरो की मान दरवाजे को टक्करे मारते हुए तोड़ दूं और हम बड़े आराम से निकल जाएंगे? वो तैश में बोला। कोशिश तो कर सकते हो ना। सहरिश भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग भी ठीक है। सारम ने इसका बाजू झटका। सहरिश की जुबान से मुगल्लज़ात बरामद होने लगी। उफ, कितना बोलते हैं ये लोग। इस्माइल ने अपने कान थपथपाए। इन सब की खामोशी का मजा भी लेना चाहिए। इसके जहन में एक ख्याल बरकी रोग की तरह कूदा और चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट रिंग गई।